मिशन विंध्य पर बीजेपी, सौगातों की लगी झड़ी, मऊगंज को बनाया जिला। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे 2023 की परीक्षा पास आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों ने सूबे के अलग अलग इलाकों को साधना शुरू कर दिया है। इसका शंखनाद हुआ है विंध्य से। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह ने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की। अब इस सौगात को 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है, सरकारें बनाने या बिगाड़ने का मादा रखने वाले विंध्य पर बीजेपी का शुरू से ही फोकस रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना आए थे और उनके इस दौरे के बाद अब मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के 341 मऊगंज के 343 हनुमना के और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। विंध्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सूबे में कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, लेकिन विंध्य ने बीजेपी का ही साथ दिया और करीब 24 सीटें बीजेपी ने जीती। तो कांग्रेस यहां से महज 6 सीटें ही जीत पाई और शायद यही वजह है कि इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने गढ़ विंध्य को और मजबूत करने में जुटी है। हालांकि विंध्य पर नजर तो कांग्रेस की भी है और वो भी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जाए। महत्वपूर्ण मऊगंज को जिला घोषित करना नहीं है, महत्वपूर्ण है विंध्य को साधना। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुत खतरा है। मऊगंज के नाम पर विंध्य को साधने की एक नाकाम कोशिश है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें और 4 लोकसभा सीटें विंध्य क्षेत्र में आती है। मध्य प्रदेश बनने के बाद ये जोन राजनीति का केंद्र रहा है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की बात करें तो इसमें बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस इस क्षेत्र में जनता को लुभाने में नाकाम रही है। कुल मिलाकर विंध्य में जो बढ़त लेने में सफल रहेगा, उसकी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी मिशन विंध्य पर है? सवाल नंबर 2, क्या 2023 के चुनाव में विंध्य केंद्र में रहने वाला है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी को विंध्य से सबसे ज्यादा आस है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का मिशन विंध्य। निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो होमवर्क बहुत अच्छे से करती है और अपनी कमजोरियों को समझती भी बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, वैसे ही हर संगठन में और हर परिवार में कुछ चुनौतियां ऐसे होती हैं जिनको आप हल करने की लाख कोशिश करें, लेकिन वो किसी जटिल पहेली की तरह उलझती ही चली जाती हैं। और मनुष्य की, किसी पार्टी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी समस्या है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा जब तक एक सीमित दायरे में रहे, अनुशासित रहे, नैतिक मानदंडों का पालन करती रहे, मोरल गाइडलाइंस को फॉलो करती रहे, तब तक तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो इमोरल एक्ट्स की तरफ चली जाती है, अनैतिक हो जाती है महत्वाकांक्षा, और अनैतिक होने के साथ वो अनैतिक तौर तरीके भी इमोरल एक मोडस ऑपरेंडी पे चली जाती है, तो बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। बीजेपी हालांकि कंटेम्प्रेरी पार्टीज़ में समकालीन उसकी जो भी पार्टियां हैं उनकी तुलना में उसमें ये बुराई कम है, लेकिन सत्ता में रहना एक ऐसी चुनौती है कि जब आप आएंगे तो कुछ अनिवार्य बुराइयां आएंगी ही आपके साथ। और सत्ता में जिस पार्टी की भागीदारी बढ़ती चली जाती है, वहाँ ऐसी महत्वाकांक्षी फौज भी बढ़ती चली जाती है जो कहती है कि गुरु अब हमारी बारी है, हम कब तक बैठ के इंतज़ार करेंगे, हमें मौका दो। और इस मौका न मिलने पर वो कई बार छिपे हुए तरीके से, क्योंकि बीजेपी में अनुशासन है तो वो छिपा हुआ हो जाता है तरीका। और विंध्य में ये माना गया कि बीजेपी को इस चुनाव में इस छिपे हुए घात से सावधान रहना है। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है और मऊगंज को ज़िला बनाना उसी दिशा में एक कोशिश है, जिसको हमारे साथ अक्सर जुड़ने वाले जो भी जुड़ेंगे भी
बीजेपी के एक युवा लेकिन वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भोपाल से जितनी दूरी आप कम करेंगे, उन संभागों की, उन ज़िलों की जिनकी दूरी अभी ऐसा लोगों के मन में और जनप्रतिनिधियों के मन में ये भाव है कि ये दूरी कुछ अधिक है, और इनमें जबलपुर और रीवा संभाग की बात सबसे ज़्यादा होती है। और माना जाता है कि दबदबा है, क्या कहा आपने? हाँ, इंदौर, बिल्कुल सही सर, परफेक्ट समझे आप, इंदौर का दबदबा है सर। आज इसी पर बात करेंगे कि विंध्य मिशन बीजेपी का कितना कामयाब होता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए उनसे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं, और इन्हीं का वो वक्तव्य है कि जितनी हम दूरी कम करेंगे शरद जी, उतना हम मंजिल मकसूद की तरफ ताकत से और बड़े इख्तियार से बढ़ेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बड़े सलीकेदार हैं, तहजीबदार हैं, भोपाल की तालीम और तरबियत का असर भी है उन पर। बहुत आपका भी स्वागत करता हूँ। मनोज सैनी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, लगातार फील्ड में पसीना बहाते हुए खबरों की खुदाई करते रहते हैं और नई नई खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। मनोज, आपका भी स्वागत। मिशन विंध्य, कुछ सैलेंट फीचर्स पे जल्दी से प्रकाश डालिए। बिल्कुल, देखिए, मिशन विंध्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं कहा जाए कि ऑक्सीजन मिली थी या सबसे ज्यादा वोट न मिला था, तो वो विंध्य था। लेकिन विंध्य कहीं दूर ना हो जाए, क्योंकि बीच में जो खबरें आ रही थी वो थोड़े चिंता बढ़ा रही थी, लेकिन अब जो खबरें हैं बेहतर है। और उस बीच में मऊगंज जैसा एक नया जिला बनाकर विंध्य को ये साधने का प्रयास किया गया। कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी तरह से सतना में सौगात देने का प्रयास किया था, और फिर अमित शाह आ रहे हैं। तो विंध्य पर तो नजर है, लेकिन विंध्य से ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चंबल ग्वालियर शरद जी इस बार थोड़ा सा टेंशन देगा, तो उसकी पूर्ति कहां से होगी? विंध्य से होगी, महाकौशल से होगी। और आने वाले दिनों में जो मेरे पास जानकारी है, ये तो विंध्य को एक बड़ी सौगात मिली है। मालवा में भी एक आध महीने 15 दिन के भीतर हो सकता है एक नया जिला मिल जाए। तो अब हर वर्ग को साधने का प्रयास है, हर एक मालवा क्षेत्र हो, बिंद हो, बुंदेलखंड हो, सभी को साधने का प्रयास है। और इसी तरफ बीजेपी बढ़ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं 18 की हार से कुछ सीखा भी है, और 23 में जाना है तो एक चुनौती बड़ी है। बिल्कुल, तो ये भी एक तरकीब है कि चलिए आगे बढ़िए और विकास के आकांक्षी क्षेत्रों को ज़िले के तौर पर सौगात दीजिए। फिरोज सिद्दीकी साहब, जाहिर तौर पर जहां ये माना जाता है कि बीजेपी के चैलेंजेस ज़्यादा हैं, जिन रीजन्स की अगर हम बात करें, और जैसा मनोज जी ने बखूबी कहा कि रीवा और महाकौशल और ग्वालियर चंबल के सर्टेन पॉकेट्स हैं जहां ये माना जाता है कि बीजेपी कुछ चुनौतियां अधिक हैं, आपकी निगाहें वहां हैं। लेकिन मिशन विंध्य, जिस तरह से अमित शाह जी कुछ दिन पहले आए, रुके भी एक रात, तमाम चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल पर पूरी ताकत से जुट गई है। यह आपके लिए भी एक मैसेज है और होमवर्क का सबब भी है। देखिए, ऐसा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी ने की। जब विकास यात्रा निकाली तो जनता ने भी इनका बहुत बढ़िया मनोरंजन कराया, वो पूरी मनोरंजन यात्रा हो गई। उसके बाद जब ये विंध्य की तरफ फोकस कर रहे हैं तो विंध्य में इनकी एक परेशानी नहीं है। जब देख लिए कि सब पत्थर लगा लिए, विकास यात्रा कर ली, तो अब एक नया कोई बूस्ट दिया जाए, तो उन्होंने महूगंज को एक जिला बना दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी से कहें कि आप जरा उपलब्धियों की सूची निकालिए, तो ये उपलब्धियों की सूची नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। अभी मैं विंध्य पे फोकस करके बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये पुराना कम्युनिस्टों का और समाजवादी और कांग्रेसी, हम तीनों लोगों का ये गढ़ रहा। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना इनके हिंदुत्ववादी वहाँ एजेंडे चलते हैं। आप देखिए, सिंगरौली से चलिए, राम लल्लू वैश्य, ये पुराने कांग्रेसी हैं। भारतेंदु शुक्ल ये तिवारी हैं शायद, वो इस चुरहट वाले विधायक, वो पुराने कांग्रेसी है। राजेंद्र शुक्ल पुराने कांग्रेसी है। और जो इन्होंने 3 मंत्री बनाए हैं, बिसाऊ लाल सिंह, वो पुराने कांग्रेसी हैं। जो हमारे विधानसभा माननीय अध्यक्ष हैं वो पुराने कम्युनिस्ट हैं। राम खिलावन पटेल जो है वो बसपा से आए। अंतिम वो जो दीवार के डायलॉग की तरह है कि ये सब भाई अब आपके साथ नहीं है, हमारे साथ। अरे ये सब सही है, ये सब सही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कैडर का जो वोट है उसकी ज्यादा हैसियत वहां है नहीं। ज्यादातर जो आप दूसरी पार्टियों से लोगों को लेके आए, उन्होंने विंध्य में आपको एक मजबूती दी है। लेकिन
ठीक है, पिछली बार कांग्रेस को जरा कमजोरी थी, लेकिन इस बार आप देखिए कि राहुल भैया जो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और हमारे बाकी के जो नेतागण हैं वो सक्रिय हो गए हैं, कमलेश्वर पटेल सक्रिय हो गए हैं, कुशवाहा जी सक्रिय हो गए सतना वाले। तो जब ये सब लोग सक्रिय हो गए, सिद्धार्थ भाई लोग, तो आप देखिएगा कि विंध्य जो है, मैंने कहा आपको, विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो हालातों का सामना करना पड़ेगा वो सामने दिखेगा। और जिस पार्टी का साथ उसका कैडर ही छोड़ चुका हो और नेताओं को अकेला कर दिया हो, तो अब उसका तो उसका भगवान ही मालिक हो सकता है। बातें आपने कुछ ऐसी भी कही हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव के लिए तो जाएंगी बीजेपी के लिए, क्योंकि रैंक एंड फाइल की मजबूती, कार्यकर्ता के कैडर की मजबूती, उसके भीतर का भाव चुनाव में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी किस तरह देखते हैं मिशन विंध्य को और बीजेपी की स्ट्रेंथ को, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कहने के लिए ये एक बात और अधिक हो जाती है कि आपको जीतने के लिए हमारे लीडर्स की जरूरत पड़ती है। देखिए शरद जी, होली की पूर्व संध्या पर आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभकामनाएं भी अग्रिम। आपको भी सब। और फिरोज भाई को भी। और जो सवाल फिरोज भाई ने उठाए वो सही है, मतलब मैं उसको स्वीकार करता हूँ, कोई उसमें उन्होंने कहीं पर भी जो क्रोनोलॉजी बताई है वो गलत नहीं है, बल्कि मैं तो उसको और पीछे ले जाता हूँ शरद जी। तथ्यात्मक रूप से आप देखें तो डॉक्टर हेडगेवार साहब जो थे वो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और जो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के पश्चात 1920 के बाद ये लोग निराश हुए। गलत नहीं हो तो मुखर्जी साहब भी, एग्जैक्टली, श्यामा प्रसाद, ये सब जो थे ये सब निराश हुए 1920 में तिलक जी के अवसान के बाद कि भाई इनका नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि ये अनुशीलन समिति वाले थे जिसको आप लोग गरम दल भी कभी कभी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के अंदर ही थे। फिर निकल के इन्होंने कि भाई स्वतंत्र भारत को कैसा बनाया जाए इसकी कल्पना की, इसकी अवधारणा जो तिलक साहब की थी देशज शास्त्र को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। तो हमारा तो जन्म ही कांग्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि यदि कांग्रेस नहीं होती तो शायद हमारा विचार समूह ही नहीं होता शरद जी। तो मैं फिरोज जी की बात को स्वीकार करता हूँ। और वहां से चल के चलिए हम शॉर्ट करते हैं, मैं तो चंद्रमणि त्रिपाठी तक आता हूँ। भाई वो समाजवादी नेता थे, कद्दावर नेता थे, इसमें कोई नकार नहीं सकता। आपने उनके कई इंटरव्यूज किए हैं, मनोज जी ने भी उनको देखा है। और साहब आपको मैं बताता हूँ फिरोज जी कि वो तृतीय वर्ष शिक्षित हुए। आपको पता है ये बात हमारे संघ के पर, मैं नहीं हूँ तृतीय वर्ष शिक्षित, लेकिन चंद्रमणि त्रिपाठी जी पढ़ते पढ़ते इतने प्रभावित हुए कि वो तृतीय वर्ष तक का उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और मुझे ये एक प्रभात जी ने एक कार्यक्रम में, मुझे नया नया आया था भाजपा में, तो स्वाभाविक है कि उस समय उस पीढ़ी से परिचय कराया जाता क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं। तो ये बात सच है कि वहाँ से आए और हमारे साथ आकर सोचिए आप कितने प्रभावित हुए। तो लोग हमसे प्रभावित होते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसी प्रकार हमारी उम्मीद क्या है सर, अब मैं आज के दौर पे आ जाता हूं। देखिए मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी दो पहियों पर सर चुनाव पे जाएगी, एक शासन का है और दूसरा संगठन का है। शासन चूंकि हमारा है, 15 महीने हम कमलनाथ जी के छोड़ दें शरद जी, तो भाई 20 साल तो हमारे ही रहे ना जी। तो शासन की कोई कमियां हैं तो वो भी हमारी है, और यदि हम उसमें कुछ अचीव करते हैं, डिलीवरेबल्स जिसकी मैं बार बार बात करता हूं सर। विंध्य में आप कैसे वापसी? यस, तो वो सर आपने सूत्र सबसे पहले बता दिया जी कि वल्लभ भवन से दूरियां जिसकी सबसे कम होंगी जी, वहाँ पर हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का गवर्नेंस, डिलीवरेबल और जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसको हमारे को देखने का यहाँ का नज़रिया, वो बहुत हमको उसमें सुधार करना होगा। और इस पर शिवराज जी बहुत काम कर रहे हैं। एक उदाहरण जैसे मैं बाण सागर बांध का देता हूँ शरद जी, आप तो होकर आए वहाँ तक, मनोज जी ने भी उसको देखा है सर। 70 साल तक पत्थर रखते रहे उस पर जी, और जी, उसको समापन का काम तो शिवराज जी ने किया कि नहीं किया शरद जी, ये तो मानेंगे ना आप कि सारे मुख्यमंत्रियों के पत्थर लगे। मतलब लुबेलुआब ये है कि जबलपुर में भी अब घोषणाएं होंगी, क्यों नहीं है। और मैं इसका एक पहले ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर मैं फिरोज जी की बात से सहमत हूं कि अभी चुनाव आने दीजिए। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो पदों पर हैं, और जो वो जो मिसाल है बड़ी अच्छी की इब्तिदाई इश्क है
देखिए आगे आगे होता है तो क्या। ये तो सर अच्छा जी हाँ, दुश्मनी थोड़ी ना है। बिल्कुल फिरोज सही जी है। और हमारी क्यों दुश्मनी नहीं तो है, लोकतंत्र क्यों के फूल हैं हम बिल्कुल, दोनों। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर एक इनका रंग है, एक हमारा है, दोनों हम प्रस्तुत वाह, होते हैं वाह। जनता के सामने। और व्यवहारिक जनता राम चुन राज्य लेती तो है। यही है डॉक्टर साहब। Exactly. व्यवहारिक राम This राज्य is- तो यही है। This is the essence of the जी democracy. जी 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 We don't fight like enemies. जी हाँ जी हाँ, हमको मैं दुश्मन थोड़ा ज्यादा है। नहीं बोलूंगा, कई बार हम एंकर बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। चलिए मनोज जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं होमवर्क की तरफ आता हूँ। ये तो समझ गए हम कि दूरी कम करने का मिशन शुरू हो गया। हो सकता है मुख्यमंत्री जी हमको अब बघेलखंड के दौरों के समय बघेली बोलते हुए दिखे। महाकौशल के अंचल में बुंदेली तो उनकी तनक है ही, बुंदेली उनको मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश एक विविध वर्णी स्टेट है जहाँ 4 डिविजन्स हैं, मालवा निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो आपको इनकी रीति नीति समझकर इनके हिसाब से डिलीवरेबल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री जी ने मिशन मऊगंज के जरिए जिला बनाकर पूरा है। होमवर्क की मैं बात करूं तो अमित शाह जी आते हैं, रात में रुकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रधानमंत्री के 1 साल में 3-4 विजिट हो जाते हैं, और अभी आप ही मुझे बता रहे थे कि शायद एक आध और लाइनअप है। इसके साथ ही कैलाश जी आते हैं, सिंधिया जी आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं। ऐसा लगता है पार्टी हर सप्ताह, हर 15 दिन में जबरदस्त तरीके से अपना ही परीक्षण कर रही है। मैं कांग्रेस से तुलना नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस का कल्चर भिन्न है जी, फिर भी इस होमवर्क का नतीजा जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जो हारता है तो भी समीक्षा करता है और जीतता है तो भी समीक्षा करता है। जीतता है उसका मतलब ये होता है कि आगे चलकर और कैसा बेहतर करे, और हारता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2018 में ये सबक लिया। जब आप और हम बात कर रहे हैं तो कोर कमेटी की बैठक चल रही, कोर कमेटी के बैठक में भी वही सब बातें चल रही है जो मेरे पास जानकारी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकली, वो विकास यात्रा नहीं थी, वो फीडबैक यात्रा थी। मेरे लफ्जों में मैं कहूं तो उसका फीडबैक भी सामने है। फीडबैक सामने है तो कहां कौन सा विधायक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी ने ये साहस भी दिखाया कि वो खरी खोटी सुन भी सके बिल्कुल, जाकर, बिल्कुल। क्योंकि ये जोखिम होता ही है जब आप चुनाव के 6 महीने पहले जाते हैं, और वो भी जब अब 20 साल की आपकी सरकार है, जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती तो उसको भी तो नापना है, उसको भी मापना है कि आखिर है कहां। तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी है। जो आप कह रहे थे वो वैसी ही तैयारी कर रही है, क्योंकि चिंता है 2018 से ज़्यादा 2023 की। 20 साल की सरकार है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, बिंद से बहुत बेहतर परिणाम लाने की तैयारी। अमित शाह, जैसा आपने भी कहा, 2 बार आ चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मेरे पास जानकारी, सांची आ सकते हैं इसी महीने, शायद उनका प्रोग्राम भी तय हो जाए, वो भी एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो पीएम हो या फिर नड्डा साहब हो या अमित शाह जी हो, लेकिन बहुत अलग तरह की एक रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भी माप रही है और अपने कार्यकर्ताओं को। फिरोज साहब, ये इनपुट्स हैं इस तरह के कि 2024 की जंग को लड़ने के लिए 9 राज्यों के चुनाव में, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो नतीजे हैं 2022 की 21-22 की तरफ अगर आप चलें तो ये नतीजे भी मैं कहूँगा चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार, गुजरात में 5वीं बार, आप 3 दशक से एक राज्य में, और वो भी एंटी इनकम्बेंसी को साइडलाइन करते हुए 3/4 बहुमत से आप जीत रहे हैं, रिकॉर्ड जीत कर रहे हैं। तो बीजेपी ये समझ रही है कि उसको राज्यसभा लोकसभा दोनों में स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अभी विधायकों का एक कंपैरिजन भी आया था, जो उस पर मैं नहीं उलझूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको मध्य प्रदेश आपका बहुत मजबूत किला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और इन किलों में आपको अपनी तमाम ताकत, रसद, गोला बारूद और सबसे बड़ी चीज मरजीवड़े की तरह लड़ना होगा कि फाइट इट आउट, लड़ो तभी मिलेगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में ये फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, हवाई दौरे कर रहे हैं, उपलब्धियाँ जीरो हैं। मैंने तो उस दिन भी जब अमित शाह जी आए थे, मैंने उनके ऊपर भी कई सवाल दागे थे। और कांग्रेस का, हाँ, जहाँ तक देखिए हमारे जो मुखिया हैं वो जगह जगह घूम घूम के सभाएं कर रहे हैं, और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है कांग्रेस का संगठन जो है घर घर जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, अगर इतना विरोध नहीं हो, अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय रहता, उस कार्यकर्ता की सुनी जाती, तो भारतीय जनता पार्टी का विकास यात्रा में ये मनोरंजन नहीं होता। और एक चीज़ और कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि साहब हम तो डिप डाल के देख रहे थे कि हमारी इनकम्बेंसी कितनी है, तो मुझे एक मुहावरा याद आता है कि रपट गए सो हर हर गंगे। मतलब जब अब आपका काम बिगड़ गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम ये नहीं, ये कर रहे थे। ये ऐसा नहीं होता है, जनता को आपको समझना पड़ता है। और एक चीज़ है, जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी का बना है कि ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है,
घोषणा करती है और काम इनके बस का कुछ नहीं है। ये बातें लोगों को समझ में आ रही हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो है विरोध हो रहा है चारों तरफ से, और चौतरफा विरोध हो रहा है। आप देखिए बजट लाई है, 2,14,000 कुछ करोड़ की इनकी आमदनी है, ठीक है, सुनते जाइए, ठीक है, और बजट बना लिया 3,14,000 करोड़ का, मतलब 90,000 करोड़ अगर आप बजट में बता रहे हैं कि साहब ये हम तो उधार लेने की भी आपकी स्थिति नहीं है। की आमदनी नहीं और कम है। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो आपने पढ़ा ही नहीं और आप बोल रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आगे पीछे है। बहना लाडली बहना योजना, बोल के थोड़ा ना बोलना, जब लाडली बहना योजना तो खुद ही लोग पत्रकार बता रहे हैं कि साहब ये तो कुल 20 लाख महिलाओं के लिए आई है। तो जब मतलब कुल मिलाकर, अरे हम कह रहे हैं ना ये 20, अरे हम कह रहे हैं फिरोज साहब, कुल मिलाकर ये है मसला कि आप भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम इनको कमलनाथ जी इंच इंच की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से डटे हैं, और अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आप मौके पर बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बीजेपी कर रही है। और एक चीज और कहूंगा, वो बहुत संक्षेप में, क्योंकि डॉक्टर वाजपेयी की मेरे पास कम वक्त रहेगा। एक चीज और कहूंगा, ये जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, हम कहते हैं आप ले जाइए, हमको प्योर हमारा जो वैचारिक कार्यकर्ता है वो पार्टी में रहना चाहिए, वो बूथ पर टिका रहेगा तो कांग्रेस खड़ी रहेगी, ये हमको पता है। डॉक्टर वाजपेयी, मैं वही जो मैंने मनोज जी से जानना चाहा कि हिमाचल को छोड़कर मुझे रिसेंट पास्ट में अभी अभी आए पूर्वोत्तर के नतीजों की भी मैं बात करूं तो बीजेपी का ये मुझे कहने में संकोच नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक युग है ये बीजेपी का, और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व और उनकी छवि का भी युग है बीजेपी के लिए। जैसे अटल आडवाणी जी का एक बहुत सर्वश्रेष्ठ युग रहा, लेकिन वो संघर्ष का था और वो निदाई गुड़ाई और बुआई करके गए बहुत अच्छी, और जिसका फायदा बीजेपी को आगे मिलता रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या ये भी आपकी रणनीति का हिस्सा है कि जिन राज्यों में आपके टफ चैलेंजेस हैं उन राज्यों में आप एक मैसेज दें ये कि नहीं, हमने अपनी सारी खामियों को तो खत्म कर ही दिया है और हम जिस तरह से जीते हैं तो हम मतदाताओं के मन तक भी पहुंचे, क्योंकि गुजरात, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के 2 राज्य ये तो कम से कम इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए सर जी, मैं फिर अगेन आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि लेकिन आपने बहुत घुमावदार प्रश्न किया है तो उसका मैं साधारण सा उत्तर दे देता हूं, नंबर आपकी इच्छा। देखिए हम तो बहुआयामी अप्रोच रखते हैं जी, इसमें कोई, क्योंकि देखिए साहब सत्ता यानी कि महाभारत है, रामायण नहीं है, तो अंतर तो है, तो स्वाभाविक है कि हमको उस प्रकार से चलना होगा। तो मैं राजनीतिक जो हमारी कूटनीति है, लेकिन मैं महाभारत में समझ नहीं पाता कृष्ण किसके पास है। मैं बताता हूँ सर, बहुत अच्छा सवाल किया सर आप तो, और शाम को आपने जवाब दिया था एक दिन इसका कि महाभारत में कृष्ण धर्म नीति और सत्य के साथ थे, हत्याएं दोनों तरफ से हुई थी, एक अधर्म नीति और असत्य के लिए लड़ रहा था सत्ता के लिए, और एक धर्म नीति और सत्य की स्थापना सत्ता में करने के लिए लड़ रहा था, और कृष्ण उसकी तरफ खड़े हुए थे। मेरे ख्याल से पर्याप्त है। एनीवे, तो हम यदि इसको इस प्रकार से देखें तो हाँ, राजनीतिक कूटनीति हमने सीखी है, और इसीलिए आपको ध्यान हो हमारे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने एक बात कही थी उपचुनाव के दौरान कि हमारा बूथ पर बैठा कार्यकर्ता अब इमोशनल नहीं रैशनल भी है। आपको शायद याद होगा, ये मनोज जी को भी याद होगा, पॉलिटिकल भी है। तो साहब ये हमको सीखते सीखते बहुत दिन लग गए, क्योंकि हम दिल से काम लेने वाले लोग थे, तो स्वाभाविक है कि फिर हमने थोड़ा दिमाग से काम लिया, तब हम कांग्रेस को पटकनी आज दे पाए हैं फिर अगेन। लेकिन हमारा सूत्र एक ही है। देखिए अंत में आपका बंसल न्यूज़ का दर्शक, हमारा जो मतदाता है, उसके पास डिलीवरेबल क्या आ रहा है। यदि 2.5 लाख मकानों की चाबियां मिली हैं शरद जी, तो आप मान के चलिए कि हमको 5 लाख वोट मिलेंगे। यदि आप मानकर चलिए कि 10,000 लोगों को और 20,000 लोगों को जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम हुआ है, यदि वो हुआ है तो हमको वोट मिलेंगे। जब मनोज जी जाके पूछते हैं ना, भाई तुमको मिला है, तो वोट मिलते हैं, और उसको मिलता है तो बाजू वाला बोलता है मुझे भी मिलेगा, शिवराज जी मुझे भी जरूर देंगे। यही लाडली बहना से होना है सर। अभी आप देखिए थोड़ी सी इसलिए बेचैनी है क्योंकि शिवराज जी अपने पिटारे से कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लाते हैं हर बार कि आप मान के चलिए साहब, जनता को तो पसंद आता है। हमारे 27.5 लाख किसानों को की तोड़ फिर भी नहीं है इनके पास, इसीलिए बाहर ये वहां तक ये गिनती वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। फिरोज जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हितेश वाजपेयी बहुत शुक्रिया, मनोज जी। निश्चित तौर पर संघर्ष बहुत दिलचस्प है। बीजेपी अगर इस मामले में बहुत मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखती है तो इसके पीछे उसका एक ढांचा है, एक कल्चर है, वर्क कल्चर भी जिसको आप कह सकते हैं। और इस वर्क कल्चर का जो सबसे सुनहरा स्लोगन है वो है नेशन फर्स्ट, और उसके बाद पार्टी फर्स्ट, और उसके बाद पर्सनैलिटीज़
आती हैं तीसरे क्रम पर। और यही वजह है कि बीजेपी में हर व्यक्ति को ये लगता है कि कभी ना कभी वो भी मूल्यांकन की उस सीढ़ी पर खड़ा होगा जहां आज कुछ चमकते हुए सितारे खड़े हैं। दूसरा, उसका निरंतर काम करना। लेकिन बीजेपी से बहुत तेजी से सीखा है कांग्रेस ने, और संगठन की उस योग्यता को तो नहीं हासिल कर सकती जो बीजेपी का है रातों रात, लेकिन वो उसी वर्क कल्चर को कहीं ना कहीं स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और बैठकें निरंतर जाना, फीडबैक लेना, उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अब पार्टी वही जो मतदाता मन भाए, तो 2023 तक तो इंतज़ार करना ही होगा। फिर बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जैसा होली के आनंद में अब हम सब बहुत जल्दी निमग्न होने ही वाले हैं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और आगे देखिए इसी बासंती मौसम में होली के पूर्व फगुनाहट में अफसरनामा छत्तीसगढ़ आयुष संचालक सीनियर IAS P. दयानंद के साथ। नमस्कार।